पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इटली के वीज़ा के बारे में बताया था और उसके बाद काफ़ी मेरे भाइयों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया है, बताने जा रहे हैं। तो काइंडली हमें डिटेल से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बताइए। अप्लाई करने में चेकलिस्ट होती है, उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स बना के दे देते हैं। आपने अप्लाई कर दिया, आपका बैंक अकाउंट फुली मेंटेन्ड होना चाहिए। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही चीज़ें आपने साथ अटैच करनी है। इंडिया से अप्लाई करते हैं, यही चीज़ें आपने अटैच करनी है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग आगे एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इटली के वीज़ा के बारे में बताया था। मैंने काफ़ी सारी डिटेल में उसके ऊपर डिस्कशन की थी और उसके बाद काफ़ी मेरे भाइयों ने मुझसे कनेक्ट भी किया है, उन्होंने मुझसे काफ़ी सारी बातें भी पूछी हैं। तो उसमें से हर उस बंदे का मेरे पास यही एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपने उस वीडियो में ये हमें कहा था कि आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, तो काइंडली हमें डिटेल से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बताइएगा। और वैसे भी चेकलिस्ट के बारे में लोगों के माइंड में काफ़ी सारा डाउट होता है कि सर चेकलिस्ट होती क्या है। कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं कि सर हमें कंसल्टेंट ने या ट्रैवल एजेंट ने जो चेकलिस्ट के बारे में बताया उसमें ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं, इनका क्या पर्पज़ होता है, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे हेल्प करते हैं वीज़ा लेने में, या फिर इन डॉक्यूमेंट्स से क्या हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। सर इसी टॉपिक के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे चेकलिस्ट के बारे में। इसी टॉपिक में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट और वर्थी होते हैं। इसी टॉपिक पे हम और इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि आपके इंडिया, पाकिस्तान से या श्रीलंका से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप जीसीसी से अप्लाई कर रहे हैं, आप थर्ड कंट्री रेजिडेंट हैं, किसी भी दूसरे थर्ड कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ से आपके कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है और वीज़ा लेना कैसे है। सर यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों के साथ क्लियर कर देता हूँ कि वीज़ा अप्लाई करना और वीज़ा लेना दोनों अलग चीज़ें हैं। अप्लाई करने में चेकलिस्ट होती है, उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स बना के दे देते हैं, आपने अप्लाई कर दिया। लेकिन वीज़ा लेने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स, आप वही चेकलिस्ट वाले डॉक्यूमेंट्स आप ऐसे ही अप्लाई नहीं करते, बल्कि उन डॉक्यूमेंट्स को आप प्रॉपरली अलाइन करके अपने सोलिसिटर के साथ या फिर अपने अच्छे कंसल्टेंट के साथ डिस्कशन करते हैं। उस टेबल टॉक के बाद आप डिसाइड करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मेरा एम्बेसी में इस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए और ये डॉक्यूमेंट मेरा एम्बेसी में इस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए। वो है क्या, उसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर किया करें उन लोगों तक जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो लोग इस तरह की वीडियो को ढूंढ रहे होते हैं। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं आप। मुझे मैसेज सेंड करने के लिए प्लीज़ अकाउंट को फॉलो करके मैसेज किया करें। डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन कंट्री से, आप मतलब कि अपने ही कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो इंपॉर्टेंटली चाहिए होते हैं। तो अप्लाई करने के लिए एक चीज़ आपको छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूं। अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल है तो आप अपनी कोशिश करें कि आप अपने बिजनेस को मेंटेन करके अप्लाई करें। आपकी प्रोफाइल से नजर आना चाहिए कि आप एक बिजनेस पर्सन है, आपकी प्रोफाइल की लुक बतानी चाहिए कि आप एक बिजनेस पर्सन है। उसके लिए आपके टैक्स रिटर्न्स, आपका बैंक अकाउंट फुली मेंटेन्ड होना चाहिए। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स रिटर्न्स और आपका बैंक अकाउंट। लेकिन अगर आप बिजनेस पर्सन नहीं है या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर आपका कोई छोटा मोटा सा काम है या फिर उसके बाद आप जो है ना वो जॉब करने वाले बंदे हैं, फिर आपका बैंक अकाउंट से ज़्यादातर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मेंशन की जो है ना वो मॉनिटर की जाती है, वो बड़ी मेंटेन्ड होनी चाहिए। और ट्रैवल हिस्ट्री आपकी टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, ना कि ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए कि जो टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। अब ये कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती, इसके ऊपर ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। अगर आपने नहीं अभी तक देखी तो वो वीडियोज़ देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या सिलेक्ट करना होता है या क्या चूज़ करना होता है, क्या ट्रैवल हिस्ट्री होती है। अब चेकलिस्ट में नंबर 1 के ऊपर आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बताने लगा हूँ फर्स्ट बाई फर्स्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंटली जो है ना वो आपके अपनी ज़ात के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपके खुद से रिलेटेड के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर से रिलेटेड। फिर आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपका FRC, MRC और आपके अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं। नंबर 2 के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं आपके बैंक से रिलेटेड। बैंक से रिलेटेड जब आप बात करते हैं तो उसमें बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, उसमें आपके टैक्स रिटर्न्स आ जाते हैं और उसमें आपका बैंक का एक मेंटेनेंस लेटर भी आ जाता है कि आपने अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन करके रखा हुआ है। नंबर 3 के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपके बिजनेस के कौन सा बिजनेस है, किस कैटेगरी का बिजनेस है, क्या करते हैं, या फिर अगर आप जॉब करने वाले बंदे हैं तो किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का NOC लेटर, उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयमेंट लेटर। यही 3 कैटेगरीज होती हैं। आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो यही चीज़ें आपको एप्लीकेबल होती हैं, यही चीज़ें आपने साथ अटैच करनी है। इंडिया से अप्लाई करते हैं, यही चीज़ें आपने अटैच करनी है। किसी बात की समझ नहीं आएगी अभी मुझे कमेंट करें, मैं आपको
रिस्पॉन्स करूंगा और आपको बताऊंगा। अब सेकंड पार्ट पे मैं आपको बताने जा रहा हूं जो लोग जीसीसी से अप्लाई करते हैं उनके लिए भी यही 3 पॉइंट होते हैं, लेकिन सबसे पॉइंट जो नंबर 1 इंपॉर्टेंटली पॉइंट उनका होता है वो होता है उनका वीज़ा, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि उनका जो है ना वो रेजिडेंट कार्ड पता का। अब यहाँ पे ये देखना है कि उनका वीज़ा किस कैटेगरी का है। अगर तो उनका कोई लो प्रोफेशन है तो ट्राई करें अपने प्रोफेशन को चेंज करें पहले, अगर आपने शेंजन को हिट करना है तो ठीक है। अगर आपका प्रोफेशन अच्छा है, आपकी कंपनी में जो सैलरी है वो मैं यूएई दिरहम में बात करता हूँ तो 5000 से 6000 की ब्रैकेट में है या इससे ज़्यादा है तो इट इज़ अ गुड वन। तो आप इसके बाद क्या कीजिएगा, आपका प्रोफेशन भी अच्छा है तो आपने एक स्ट्रॉन्ग एनओसी लेटर प्रिपेयर करवाना है अपने स्पॉन्सर से। उसके ऊपर किसके सिग्नेचर होने चाहिए, जो आपकी कंपनी का ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है। इस बात को अपने माइंड में रखें। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट कौन सा अटैच करना है कि इंपॉर्टेंटली आपने उसी ऑथराइज सिग्नेटरी की आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है। फिर उसके बाद आपने अपनी कंपनी की सीआर कॉपी लगानी है। अब ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोई दूसरा बंदा कहेगा कि सर इसकी ज़रूरत ही क्या है। सर इसकी ये ज़रूरत है कि जब उसकी ऑथराइज सिग्नेटरी की सीआर कॉपी लगाएंगे और उसका आईडी कार्ड लगाएंगे तो वो चीज़ दोनों वेरीफाई करेंगी आपके एनओसी लेटर के साथ, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपकी मैच करनी चाहिए आपकी जो सैलरी आपके लिखी हुई है एनओसी लेटर पे कि इस बंदे को इतना हम पे करते हैं, उसके उसमें सैलरी की जो है ना वो चीज़ें आनी चाहिए। फिर बैंक स्टेटमेंट आपकी मेंटेन्ड होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ की, ना कि अब्रप्ट ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। अब्रप्ट ट्रांजैक्शन कहते हैं आज 10,000 दिरहम आया कल 5,000 दिरहम चला गया, नहीं। मेंटेन्ड उसे कहते हैं आपकी 5,000 दिरहम सैलरी है या 6,000 दिरहम आपकी सैलरी है, आप उसमें से 3,000 दिरहम खर्च कर रहे हैं, 3,000 दिरहम अपने अकाउंट में सेव कर रहे हैं। आपने 6 मंथ कंटिन्यूसली ऐसे करना है। 18,000 दिरहम आपके अकाउंट पे पड़ा हुआ है, प्लस आपने 18,000 से पहले 10,000 या 5,000 दिरहम रखा हुआ था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 6 मंथ की आपकी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट इतनी मेंटेन्ड होनी चाहिए कि कोई पॉइंट शक शुबा नहीं होना चाहिए वीजा ऑफिसर को। नंबर 3 के ऊपर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं से अप्लाई कर रहे हैं, वो है आपका ट्रैवल प्लान। आपने अपने ट्रैवल प्लान को इतना स्ट्रांगली प्रेजेंट करना है। देखें सर, डॉक्यूमेंट्स बनाने में ये चेकलिस्ट आपको मैं बता रहा हूं बड़ी डिफरेंट है, ठीक है, बड़ी डिफरेंट है ये चेकलिस्ट, लेकिन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने में जो तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत डिफरेंट है। अब आपने अपना ट्रैवल प्लान बनाया है, आपका एनओसी लेटर बताए कि ये बंदा इस डेट से इस डेट तक छुट्टी पे है, या मंथ मेंशन कर दिया जाए कि ये बंदा इस मंथ में जो है ना वो छुट्टी पे है, ऑन लीव है, और ये बंदा जो है ये अपनी वोकेशन स्पेंड करने जा रहा है अपनी फैमिली के साथ अकेला जैसे भी है, और ये बंदा वापस आ जाएगा इस डेट को आके ये कंपनी में ज्वाइनिंग करेगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी मैच करनी चाहिए आपके ट्रैवल प्लान के साथ जो कि आपने दिया हुआ है, और उस ट्रैवल प्लान को आपने इतना स्ट्रांगली बनाना है कि अगर आपको फ़ोन कॉल करके पूछा जाता है कि जी इस प्लेस को आप विजिट करने जा रहे हैं तो उस म्यूज़ियम में आपने एंट्री कैसे लेनी है, तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन और इतना नॉलेज होना चाहिए कि उस म्यूज़ियम में आपने एंट्री कैसे लेनी है। आप यहाँ से सोचें कि आप रियल में किसी जगह पे जाते हैं प्लान करके फ़ौरन से ही जाने के लिए, तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये आता है कि वहाँ पे पहुँचना कैसे है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वहाँ पे कॉस्ट क्या आएगी, तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि वहाँ पे कोई टिकटिंग है या नहीं है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो वीज़ा ऑफिसर आपकी नोट डाउन करता है, देखता है, आपकी प्रोफाइल से जज करता है कि इस बंदे को वीज़ा देना है या नहीं देना। किसी क्वेश्चन की किसी बात की कुछ समझ नहीं आई होगी, आप मुझे हाईलाइट कीजिएगा, आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।